जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम लोग इतिहास का सेशन स्टार्ट करेंगे, मध्यकालीन इतिहास, और कोशिश करेंगे कि इसे हम लोग बारीकी से एक एक करके समझें। देखिए, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे आपको रटना नहीं है, उसे आपको समझना है। अगर इतिहास की बेसिक जानकारी आपको है तो आपको कहीं भी रटना नहीं है। और दूसरी बात ये जानिए कि प्राचीन इतिहास में और मध्यकालीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास में तो सन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, सन नहीं पूछे जाएंगे। और मध्यकालीन इतिहास में भी कुछ ही महत्वपूर्ण सन को छोड़ दिया जाए, जैसे जो कुछ प्रमुख या तो युद्ध हुए हैं या तो कुछ बहुत बड़े फेरबदल हुए हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी आपसे सन नहीं पूछा जाता है। खास करके पीएससी और यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस जैसे परीक्षाओं में तो सन आपसे जो पूछे भी जाएंगे वो मॉडर्न में पूछे जाएंगे, आधुनिक भारत से। मध्यकालीन भारत से आपसे सन नहीं पूछे जाते हैं। तो हम लोग बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि मध्यकाल की शुरुआत भारत में कहाँ से होती है और किस तरह से भारत में मुस्लिमों का धीरे धीरे आगमन हुआ, किस तरह से भारत में इस्लाम धर्म फैला, ये यहाँ पर क्यों आए, किस मकसद से आए, और सबसे पहले ये कहाँ थे। एक प्रश्न जो खड़ा होता है कि जो इस्लामिक राज्य थे ये पहले मध्य एशिया में फैले हुए थे, वे एक सैनिक राज्य थे या एक धार्मिक राज्य थे, इस बारे में विवाद चलता रहता है। तो आइए इन्हीं को समझते हैं। भारत में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ सिंध प्रांत पर। उस समय सिंध प्रांत के राजा कौन थे? राजा दाहिर सिंध प्रांत के राजा थे। दाहिर के पिता पहले जो है एक ब्राह्मण थे, उनका नाम चच था। तो उन्हें कुछ स्थानीय लोगों ने ही सिंध प्रांत का राजा बना दिया था, चच को, और फिर उनके पुत्र हुए दाहिर। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 में सिंध प्रांत पर आक्रमण करता है, राजा दाहिर को पराजित करता है। राजा दाहिर की दो पत्नियां थी, पानीबाई और लाड़बाई, दो पत्नियां थी। कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि जो इनकी एक पत्नी थी लाड़बाई, वो जो है मोहम्मद बिन कासिम से जुड़ी हुई थी, संबंध था, और उसने राजा के सारे भेद मोहम्मद बिन कासिम को बता दिए थे, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम को जीतने में आसानी हुई। ठीक है। राजा की दो बेटियां भी थी, सूर्याबाई और परमलबाई। तो ऐसा कहा जाता है कि बाद में मोहम्मद बिन कासिम इन दोनों लड़कियों को ले जाकर के वापस अरब जग गया और वहां पे खलीफा के सामने उनको पेश करता है। उस समय खलीफा उमैयद वंश के खलीफाओं का शासन था वहां पे। उनके सामने पेश किया तो उन लड़कियों ने जो है मोहम्मद बिन कासिम पे आरोप लगाया कि इन्होंने हमारी अस्मिता लूट ली है और हम खलीफा के काबिल नहीं हैं। तो खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को मौत की सजा दे दी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। हालांकि सिंधों का भारत पे अधिकार हो गया 712 में, भारत पे ना कह करके सिंध प्रांत पे कहिए। तो ये बहुत ज्यादा पूरे भारत में नहीं फैल सके, केवल सिंध प्रांत यानी जिनको आप पंजाब के आसपास के क्षेत्र देखते हैं, उन्हीं के आसपास के क्षेत्रों में इनका शासन केवल हो पाया था, और आसपास के राज्यों में ये बाकी राज्यों में नहीं फैल पाए थे। तो इससे पहले हम समझते हैं, ये तो हो गई भारत में उनके आने की घटना। अब बात करते हैं कि वो आया कहां से था और क्यों आया था मोहम्मद बिन कासिम भारत में, वहां की बैकग्राउंड क्या थी, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस्लाम धर्म की शुरुआत से। देखिए, मैं बता रहा हूं कि ये आपके आईएएस, पीसीएस और जो उच्च स्तरीय परीक्षाएं हैं उनके लिखित, और जो मेंस हैं, जो प्री हैं, उनके हिसाब से मेरा ये लेक्चर रहेगा। 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और लगभग 634 ईस्वी के आसपास तक वो जीवित रहे। मोहम्मद साहब जब बड़े हुए तो उस समय जो अरब की दशा दिशा थी, अरब की जो सामाजिक संगठन था,
छोटे छोटे कबीलों में लोग बटे हुए थे। छोटे छोटे कबीलों में 10-10, 20-20 लोगों के कबीलों में बटे हुए थे। उन कबीलों के अपने एक मुखिया होते थे और वही मुखिया जो है अपने कबीलों पे अपना अपना शासन करते थे। मोहम्मद साहब ने किया क्या कि उन्हीं सारे कबीलों के लोगों को जोड़ना शुरू किया। उन्हीं सारे कबीले के लोगों को जोड़ना शुरू किया और उनके मुखिया जो है धीरे धीरे मोहम्मद साहब को समर्थन देने लगे। तो इस तरह से मोहम्मद साहब ने वहां के लोगों का जाति नहीं देखा, उनको धार्मिक आधार पर जोड़ा। जाति के आधार पर नहीं जोड़ा कि नहीं ये कौन से जाति के हैं, जाति के आधार पर नहीं जोड़ा। किस आधार पर जोड़ा? धर्म के आधार पर जोड़ा। और उन सबका धर्म क्या था? इस्लाम धर्म था। एक नया धर्म प्रतिपादित किया, इस्लाम, और आसपास के लोगों को जोड़ा। उनके मुखिया ने इन्हें सपोर्ट किया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो 7वीं शताब्दी खत्म हुई तब तक जो है, सॉरी, जब तक ये 5वीं शताब्दी खत्म हुई तब तक लगभग मदीना के जो शहरी क्षेत्र थे वहां पे इस्लाम धर्म फैल गया था। फिर हुआ क्या? 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी के दौरान मोहम्मद साहब जब काफी बूढ़े हो गए, 570 में पैदा हुए, 622 लगभग 52 साल के हो गए, बूढ़े हुए, तो अब वो बीमार ज्यादा रहते थे। तो वो इन अपने जो ग्रुप उन्होंने तैयार किया था, इनकी पूजा अर्चना प्रार्थना जो ये लोग करते हैं इस्लाम में, उसे करवाने के लिए इन्होंने अबू बकर को नियुक्त किया। अबू बकर को आप जानते हैं कि वे इस्लाम के पहले खलीफा माने जाते थे। कौन माने जाते थे? खलीफा माने जाते थे। तो अबू बकर को नियुक्त किया। 622 से 624 तक अबू बकर जो है खलीफा के रूप में रहे। और जबकि मोहम्मद साहब जिंदा थे। मोहम्मद साहब कौन थे? पैगंबर थे। और खलीफा कौन थे? जो पैगंबर के अधीन काम करते थे वे खलीफा थे। यानी जो पैगंबर को मानते थे वे खलीफा थे, और पैगंबर किसको मानता था? खुदा को मानता था। ठीक है। फिर अबू बकर ने उमर को खलीफा बनाया। उमर जो है 634 ईस्वी से लेकर के और 644 ईस्वी तक खलीफा के पद पे रहे। 634 से 644 तक खलीफा कौन रहे? उमर रहे। अब उमर ने उन लोगों को जिनको मोहम्मद साहब ने ग्रुप तैयार किया था उनको लड़ना भिड़ना सिखाया, और आसपास के राज्यों पर फारस हुआ, इराक हुआ, दक्षिणी अफ्रीका हुआ, इन पर जो है आक्रमण किया, दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप पर, और इनके भूभाग को जीता और इन देशों में इस्लाम को फैलाया। 644 में उमर की मृत्यु हुई और खलीफा बनाया गया उस्मान को। उस्मान 644 से लेकर के और 656 ईस्वी तक खलीफा रहे। ये तीसरे खलीफा हैं। कुल मिला के 4 खलीफा हुए। उस्मान तीसरे खलीफा हुए। तो उमर के समय में जब राज्य ज्यादा फैल गया था, उन्होंने कई सारे राज्यों को जीता, मिस्र में भी फैला। उसी समय मिस्र को इस्लामिक गणतंत्र बनाया गया, वहां भी फैल गया। तो भूभाग काफी पे फैल गया इस्लाम। तो इन्होंने किया क्या कि उसके जमीनों की माप करवाई, वहां पे सैनिक व्यवस्था करवाई, और इन्हीं ग्रुप के मुखियों को छोटे छोटे भाग दे दिया कि आप इधर शासन करेंगे, आप इधर शासन करेंगे। तो भाई लोग एक एक जगह शासन कर रहे थे। लेकिन इनमें क्या था, अब जब उमर की मृत्यु हो गई, उस्मान बने, 644 से 600 जो है 56 के लिए उस्मान बने। तो इनके समय में वो जो मुखिया लोग थे उनके बीच में ईर्ष्या पैदा होने लगी, वैमनस्य बढ़ गया और लोग स्वार्थी होते गए। 656 में उस्मान की मृत्यु हुई और 656 में बनाया गया अली को। अली को बनाया गया। अली के पुत्र हसन और हुसैन थे जिनके याद में मुहर्रम मनाया जाता है ना। तो 656 से 662 तक अली रहे खलीफा, और बाद में 62 में अली की हत्या कर दी जाती है। अली की हत्या कर दी गई 662 में। तो अली के बड़े पुत्र थे हसन। हसन जो है खलीफा बने। तो हसन के काल में ही वहां के एक अमीर व्यक्ति था जिसका नाम था मुबैया। अच्छा, अभी तक आपको बता दें कि इस्लाम में राजा नहीं होते थे। ये लोग राजा नहीं थे। ये लोग कौन थे?
ये लोग खलीफा थे। अच्छा, खलीफा और राजा में अंतर क्या था, हम आपको बता दें कि खलीफा और राजा में अंतर ये था कि खलीफा जो है वो धर्म के आधार पर शासन करता था। इस्लाम में कोई किताब तो लिखी नहीं थी संविधान की, नहीं इसके लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो लोगों से पूछ करके खलीफा शासन करता था कि अब क्या किया जाना चाहिए, अब क्या किया जाना चाहिए, वही काम करता था। लेकिन जब मुबैया राजा बना, मुबैया जो है आया हसन को हटा करके, तो उसने अपने आप को शासक माना, उसने अपने आप को शासक माना। इसीलिए इस्लाम में पहला शासक मुबैया को ही माना जाता है जो हसन के बाद आया था। वो पहला अपने आप को शासक बना और उसने बाकायदा अपने उत्तराधिकारियों को भी नियुक्त किया है। तो इस तरह से तो इस्लाम की बैकग्राउंड रही है कि उसमें 4 खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। उनके बाद शासक बने हसन और उनके बाद शासक बने मुबैया। तो ये इस्लाम का बैकग्राउंड रहा है। इस्लाम के अगर हम विकास को देखें तो इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो वो काल है जिसको हम 624 ईस्वी से लेकर के और 749 ईस्वी तक रख सकते हैं। 624 से लेकर के 749 ईस्वी तक रख सकते हैं। वहां उस काल को उमैयद खलीफाओं का काल कहा गया। अभी अभी मैंने बताया था, चलिए फिर से बता दें कि 624 से लेकर के और 749 तक उमैयद खलीफाओं का शासन था और इसी उमैयद खलीफाओं के शासन काल में ही अरबों ने 712 में भारत पर आक्रमण किया था। एशिया महाद्वीप की ओर ये मुड़े थे 712 में, है ना। तो इसका मतलब है कि वहां पे उमैयद खलीफाओं का वंश चल रहा था पूरे अरब में, है ना। तो उन्हीं के समय में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था। उमैयद खलीफाओं के काल में इस्लाम का बहुत तेजी से प्रसार हुआ। इस जो है ईरान, अफगानिस्तान, मिस्र, तुर्की और फारस और जो दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप हैं, इन सब में इस्लाम बहुत तेजी से फैला और इस्लाम एक गणतंत्र के रूप में स्थापित होने लगा। धीरे धीरे जो पहले खलीफा वाला था वो धीरे धीरे राजा की ओर मुड़ने लगा। 749 ईस्वी तक वहां पर जो है उमैयद खलीफाओं का शासन रहा। अब 749 के बाद यानी 750 से एक नए युग का आरंभ होता है जिसको अब्बासी खलीफाओं का युग कहा जाता है। अब्बासी खलीफा कौन थे? तो मोहम्मद साहब के चाचा के लड़के, मोहम्मद साहब के चाचा के लड़के ने क्या किया था, जिनका नाम अब्बास था, उन्होंने किया क्या था कि ईरानियों के साथ मिल करके, ईरान के जो है इस्लामिक लोगों से मिल करके और जो शिया मुसलमान होते हैं, ईरान और शिया के मुसलमान से मिल करके अब्बास ने उमैयद खलीफाओं के वंश का नाश करवा दिया, पूरा खत्म ही करवा दिया और खुद अपना राजा बन गए। कब? 749 में। तो 749 से लेकर के और इधर 900 ईस्वी तक अब्बासी खलीफाओं का राज्य रहा है अरब में। इस्लाम में किसका राज्य रहा? तो अब्बासी खलीफाओं का युग रहा है। अब्बासी खलीफाओं के युग में इस्लाम बहुत तेजी से फैला और लगभग लगभग जहां आज इस्लाम की आबादी है उनके अधिकांश हिस्सों में जो है अब्बासी खलीफाओं के ही शासनकाल में ये फैल गया था। अब उसके बाद की बात करते हैं तो 900 के बाद में, 900 के बाद की जो घटना बनी वहां पे, तो 900 के बाद में हम जानते हैं कि 1000 ईस्वी के आसपास में गजनी हुई, यानी महमूद गजनबी के जो वंशज है ना, अलब्तगीन, सुबुक्तगीन, ये लोग, तो गजनी हुई, सल्जूक वंश हुई, शमसी वंश हुई। इन लोगों ने विश्व में उसका पूरा प्रचार प्रसार किया। ये तो जो है कब किए? 900 से 1000 के बीच में इन लोगों का प्रसार रहा। और 1000 के बाद की जब हम बात करते हैं 1100 से, तो 1100 से तुर्कों ने इस्लाम को विश्व में फैलाया। इसीलिए कहते हैं ना 1175 में मोहम्मद गौरी ने भारत पे पहला आक्रमण किया था। 1175 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। तो वहीं से बात करते हैं कि तुर्कों का भारत में आक्रमण प्रारंभ हो जाता है।
तो ये बैकग्राउंड रहा है इस्लाम के फैलने का और अलग अलग देशों पे शासन करने का। तो हम लोग बात शुरू किए थे कहाँ से? मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण से, कि उन्होंने भारत को जीता, उनकी एक पत्नी उनसे मिल गई और उनकी लड़कियां वहां गई, उनके द्वारा इनकी हत्या हो गई। अच्छा, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया तो इन्होंने, अब इनके अगर हम आर्थिक क्षेत्र को देखें तो इन्होंने 4 प्रकार के कर भारत में लगाए थे: जजिया, खरास, खम्स और जकात। जजिया, खरास, खम्स और जकात। जजिया क्या था? जजिया कर था वो गैर हिंदुओं पर लगाया गया। जजिया कर गैर हिंदुओं पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर था। कई बार परीक्षा में पूछा गया। भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, सिंध प्रांत पे लगाया था। बात करते हैं जकात की। जकात क्या है? तो इस्लाम कहता है, इस्लाम धर्म की मानना है कि इस्लाम के प्रत्येक व्यक्ति को अपने आय का 10वां हिस्सा दान कर देना चाहिए, उसी को जकात कहा जाता है। इस्लाम के लोगों को अपनी आय का 10वां हिस्सा दान कर देना चाहिए, उसी को जकात कहा जाता है। खरास क्या है? तो खरास जो खेती से जो अनाज उत्पन्न होता था उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता था, एक कर लगाया जाता था, और वो भी राजा को देना पड़ता था, उसे खरास कहा गया। और खम्स क्या था? जब कोई राजा किसी दूसरे राजा पर आक्रमण करता था तो उसको जीतता था तो वहां के नगर को लूटा जाता था। जैसे आपने पढ़ा ना, महमूद गजनबी के यहाँ के नगर लूटे, मोहम्मद गौरी ने वहां आक्रमण किया, लूटा। तो जब लूटते थे तो लूट के माल में से धन में से कुछ हिस्सा सैनिकों का भी होता था और कुछ हिस्सा राजा का होता था। तो जो हिस्सा राजा का होता था उसी को खम्स कहा जाता था। जो हिस्सा राजा का होता था उसी को खम्स कहा जाता था। तो इस तरह से इस्लाम में 4 प्रकार के कर आए: जजिया, खरास, खम्स और जकात। ये भारत में किसने लागू किया? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ये भारत में लागू किया गया। अच्छा, अरबों ने भारत पे आक्रमण किया, वो भारत के बहुत बड़े भूभाग पे शासन नहीं कर सके। अरबों का कोई खास प्रभाव भी भारत में नहीं पड़ता है, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, ये भारत को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सके। उसके बाद में जब अब्बासी खलीफाओं का युग हुआ तो अब्बासी खलीफाओं का युग 900 में खत्म हुआ। कब खत्म हुआ? 900 ईस्वी में खत्म होता है। और तब कुछ दिनों के लिए अरब में ससानी वंश के लोग राजा बनते हैं। कौन से राजा बनते हैं? ससानी वंश के लोग राजा बनते हैं। और उन ससानी वंश के लोगों ने अपना एक गुलाम रखना शुरू कर दिया। उन ससानी वंश के लोगों ने अपना गुलाम रखना शुरू कर दिया। उन्हीं गुलामों में एक गुलाम था जिसका नाम था अलप्तगीन। गुलाम का नाम था अलप्तगीन। तो अलप्तगीन काफी होशियार, बुद्धिमान था, तेज तर्रार था, ताकतवर था। तो जब वो ससानी वंश के राजा की मृत्यु हुई तो अलप्तगीन खुद शासक बन गया, खुद राजा बन गया। और फिर इसने भी गुलाम बनाए। तो इसके गुलामों में एक व्यक्ति था सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीन अलप्तगीन के बाद राजा बना। अलप्तगीन के बाद राजा बना सुबुक्तगीन। उसी सुबुक्तगीन का बेटा हुआ महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी के पिता का नाम था सुबुक्तगीन और उनसे पहले कौन थे? अलप्तगीन थे। ये सुबुक्तगीन के बारे में पूछा भी गया है परीक्षाओं में, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको एक बेसिक तरीके से समझते रहिए। तो सुबुक्तगीन ने और महमूद गजनबी ने दोनों ने सबसे पहले पंजाब पर आक्रमण किया था। सुबुक्तगीन ने जब पंजाब पे आक्रमण किया तो वहां पे राजा थे जयपाल। वे हिंदू शाही वंश के राजा थे। जयपाल कौन थे? हिंदू शाही वंश के राजा थे। सुबुक्तगीन ने पंजाब पे आक्रमण किया लगभग 986 के आसपास में, और जयपाल जो है पराजित हो गए और जो है सुबुक्तगीन पंजाब को लूट करके वापस चला गया, पंजाब पे अधिकार नहीं किया। 998 ईस्वी के आसपास में सुबुक्तगीन की मृत्यु हुई और महमूद गजनबी राजा बना। महमूद गजनबी जब राजा बना तो उसने भी पंजाब पर आक्रमण किया लगभग 1000 के आसपास में। 1000 के आसपास में उसने पंजाब पर आक्रमण किया तो अभी भी वहां पे राजा जयपाल ही था, हिंदू शाही वंश का राजा था जयपाल। तो महमूद गजनबी ने भी उसको पराजित किया
और पंजाब को लूटा और वापस चला गया। तो इससे जयपाल को बड़ी आत्मग्लानि महसूस हुई और उन्होंने चिता जला करके उसी में अपने आप को भस्म कर दिया। किसने भस्म किया था? तो जयपाल ने, हिंदू शाही वंश के राजा थे, पंजाब के थे। अच्छा, एक एक करके महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। अच्छा, महमूद गजनबी का 17वां जो आक्रमण हुआ वो सोमनाथ पर हुआ, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। ये लगभग 1025 के आसपास में हुआ। कहीं कहीं 1024-25 मिलता है, कहीं कहीं 25-26 मिलता है, तो औसत बताते हैं तो 1025 में इसने लगभग सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया। जब सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया तो वहां पर चालुक्य सोलंकी वंश के राजाओं का शासन था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनबी ने जब सोमनाथ पे आक्रमण किया तो वहां पे किस वंश के लोग शासन करते थे? तो चालुक्य सोलंकी वंश के राजा राज्य करते थे। भीम प्रथम वहां का शासन था, भीम प्रथम वहां का शासक था। महमूद गजनबी जब भारत पर आया आक्रमण करने तो वो अपने साथ एक विद्वान लाया था, अल-बरूनी। कौन थे? अल-बरूनी। अल-बरूनी ने एक किताब लिखा था, किताबुल हिंद या तहकीकात-ए-हिंद। तो उसमें उसने भारत के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है, पूरे भारत की जानकारी उसने दी है। ये कहाँ का था अल-बरूनी? तो अल-बरूनी जो है ये ख्वारिज्म का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? ख्वारिज्म का रहने वाला था। 17वां आक्रमण सोमनाथ पर इसने किया और सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा और वापस चला गया। अब इस बात से चंदेल वंश के एक शासक थे विद्याधर, चंदेल वंश के शासक थे विद्याधर, उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने जो है इनका प्रतिरोध किया। यानी विद्याधर का और महमूद गजनबी का युद्ध हुआ। उसमें कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महमूद गजनबी पराजित हो गया था और कुछ लोग कहते हैं कि पराजित नहीं हुआ था, दोनों में से कोई भी। ना तो चंदेल शासक विद्याधर पराजित हुए, ना महमूद गजनबी पराजित हुए, दोनों लोगों में मित्रता हो गई थी, संधि हो गई थी। यहां से ये वापस चला गया और लगभग 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई। गजनी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई और वहां पर एक नया वंश उभर करके सामने आया, एक नया शासक उभर करके सामने आया जो था मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी जो है ये संसमनी वंश का था। किस वंश का था? संसमनी वंश का था। छोटे छोटे कबीले थे, उन्हीं कबीलों का ये मुखिया था मोहम्मद गौरी। पूरा नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसने भारत पर जो है 1175 ईस्वी में लाहौर के आसपास पहला आक्रमण किया था और वहीं से तुर्की का पहला आक्रमण भारत पर माना जाता है। आगे चल करके मोहम्मद गौरी को ही भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना गया। तो यहाँ तक की चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ये बेसिक है। देखिए, इतिहास आप लिख के रट नहीं सकते हैं, इतिहास आपको समझना है। अब आगे के लेक्चर में हम लोग मोहम्मद गौरी से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे 3 या 4 लेक्चर में आपको मुगल काल तक कंप्लीटली पढ़ा देंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।